रिकॉर्डिंग। सही है। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बात शुरू होती है उस वक्त जब 1 जनवरी को तहसीलदार का पेपर होना था 2021 को। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो है लीक हो गया और उस लीकेज की जो है फिर पीपीएससी को उसने तहकीक की। एंटी करप्शन ने इनिशियली चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किए 12 पेपर कि इन 12 पेपर में पीपीएससी के करप्शन हुई। तो उन 12 पेपर के हवाले से चल जी, ये जो है 2021 जनवरी में जो तहसीलदार का पेपर होना था वहां से बात शुरू हुई। और वो पेपर क्या हुआ, एक्चुअली वो पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक हुआ, उसमें एंटी करप्शन ने आइडेंटिफाई किया कि 12 पेपर जो हैं वो ऐसे हैं जो लीक हुए थे। उसमें डेप्यूटी अकाउंटेंट का पेपर था और जो है असिस्टेंट पुलिस का पेपर था। उसके अलावा जिलेदार के पेपर जो हैं उन 12 पेपर में शामिल थे। तो पीपीएससी ने भी उसके पैरेलल में एक कमेटी बनाई और उसमें जो आप कैंडिडेट्स की जो एफर्ट हैं उनको जो है मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारी भी औकात और बस में जो था हमने वो किया जिस हद तक कर सकते थे। तो उस वक्त जब हमने 10 जनवरी को वहां पर प्रोटेस्ट किया, उसके अलावा बाद में भी हम जो डिफरेंट प्रोटेस्ट करते रहे, तो हमने उसमें फिर इवेंचुअली क्या हुआ, हमारी मीटिंग एक फिक्स हुई चेयरमैन साहब से और जो पीपीएससी के ऑफिशियल थे, जो सेक्रेटरी थे अभी भी जो हैं खालिद नवाज आरबी साहब, तो उन्होंने हमें बताया कि जी हमने ये जो बुक है इसको फेल करना है। ये जो गाइड्स सर्किट के अंदर, मार्केट के अंदर जो है ये गाइड जो है, ये जो मार्केट के अंदर फिर रही होती हैं, घूम रही होती हैं, हमने इसको जो है फेल करना है। मैं तो शुरू से ही मेरी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं शुरू से इसी चीज को प्रोपोगेट कर रहा था कि ऑप्शंस के ऊपर रिलाई ना करें आप लोग। ऑप्शंस के ऊपर जब आप रिलाई करेंगे तो आपका कुछ नॉलेज बेस होगा ही। मैं तो इस चीज को एक डिफरेंट एंगल से प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा होता था कि आपको इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा होता था कि यार अगर आप 4 ऑप्शंस को याद करके उनके आंकड़े पर पेपर क्लियर कर भी लेंगे तो इंटरव्यू में जाकर क्या बताएंगे। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आपको इस तरफ लाने के लिए, यानी अब तो आपके पास कोई और ऑप्शन रह ही नहीं गया। अब सिर्फ और सिर्फ वाहिद और एक ऑप्शन रह गया और वो क्या ऑप्शन है, आपको जो है अब चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पीपीएससी ने 6 महीने बाद तकरीबन, यानी 1 जनवरी को इसका जो पेपर होना था, बल्कि 6 जनवरी वो तो हुआ नहीं, लास्ट टाइम जब इसका पेपर हुआ था तकरीबन 6-7 महीने हो गए, यानी उसके बाद ये पेपर हो रहा है जो पीपीएससी का। तो ये असिस्टेंट का पेपर था, एक सीट थी पूरे पंजाब में और रावलपिंडी कोई जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसमें ये सीट थी। तो इसमें 700 कैंडिडेट थे और इसका पेपर हुआ है। तो इसके पेपर का मैं आपके साथ थोड़ा सा पैटर्न शेयर करूंगा और मैं अब आप लोगों को डराना नहीं चाहता कि पैटर्न तब्दील हो गया तो इसका क्या मुराद है कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी खत्म हो गई है दुनिया से कंट्रीज के नाम तब्दील होकर कुछ और आ गए हैं। ऐसा नहीं हुआ, कुछ चीजों को देखने का एंगल तब्दील हो गया। अब वो जो इम्तियाज शाहिद को रट्टा मारा होता है ना जिन्होंने, वो फेल होंगे। मैं लिख कर देने को तैयार हूं, जिसने भी इम्तियाज शाहिद को, अब जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, जो कॉन्स्पिरेसी करते थे कि जी ये तो जो है ना ऐसे पता नहीं अपना कोई दुकान चमका रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है जी, हालांकि कुछ भी इस तरह का नहीं था। तो अब उनको पता चल गया होगा कि उनकी दुकान जो है ना वो बंद हो गई है, किताब वाली, ठीक है जी, किताब वाली दुकान बंद हो गई है। अब उनको पता चल गया कि अब कम अज कम वो खुदारा जो भी अब इस बुक को अब अभी प्रोपोगेट करते हैं तो वो आपके नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे होंगे। ये मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अब आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से गाइडेंस लो या फलाने से गाइडेंस लो या फलानी अकेडमी में जाओ। आप जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, मैं ये कहता हूं कि एक अपनी जर्नी लें। वो 1 महीने की हो, वो 2 महीने की हो, वो 3 महीने की हो,
ये वो जर्नी ना हो कि एक किताब उठाओ, उसके 4 ऑप्शन सामने आने पर एक जवाब का आसरा हो और जाकर पेपर में बैठो और इसी किताब के आसरे के ऊपर इंटरव्यू में जाओ और बार बार रिजेक्ट हो जाओ। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि चीजों को डिटेल में पढ़ा जाए, चीजों को एक सीक्वेंस के साथ पढ़ा जाए, अगर उसके अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती हो तो इजीली की जा सकती हो। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन एवरीडे साइंस का पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन जो है पाकिस्तान स्टडी का पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन जीके का पढ़ रहे हो। इस तरीके का मैं कहता था सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान स्टडी को पाकिस्तान स्टडी में पढ़ना चाहिए, जीके को जीके में पढ़ना चाहिए, एवरीडे साइंस को एवरीडे साइंस में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। तो ये मेरी कुछ बातें थी। तो अब मैं थोड़ा सा आपके साथ पैटर्न को डिस्कस करना चाहूंगा। इसके लिए मुझे मार्कर और जो है आज का जो पेपर है, ये भी मैं आपके साथ सारा पेपर मैंने कंपाइल कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है जी। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। चीजें तो वही रहेंगी कि जो हैं वो क्या चीजें हैं जी, वो चीजें जो मैं, अब देखो मुझे तो नहीं पता था ये होना है। मेरा पहला लेक्चर क्या था? मेरा पहला लेक्चर यही था 10 सब्जेक्ट्स के नाम और उनके बारे में अलग-अलग आपको सोचना बताना। मेरी पहली यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो थी, मेरी पहली यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो एक 4-5 महीने पहले की वीडियो है, वो भी मेरी यही थी कि किस तरीके से आप हाउ टू गेट 80 और 90 मार्क्स। तो वो भी इसी बारे में थी और उसमें मैंने यही चीज बताई थी कि हर सब्जेक्ट को, हर चीज को अलग अलग देखना पड़ता है। तो अब आज का थोड़ा सा पेपर हम देख लेते हैं कि पेपर में पैटर्न क्या तब्दील हुआ है और उसमें किस तरीके की तब्दीलियां जो है वो आई हैं और पिछले जो पेपर थे, जो पैटर्न था, उससे क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, सब्जेक्ट्स। सॉरी, सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स जी पीपीएससी में वही रहे जो थे, वो नहीं बदले बिल्कुल भी। कौन कौन से सब्जेक्ट थे जी? एक था आपका पाकिस्तान अफेयर, ठीक है जी। उसके बाद आपका था जीके। उसके बाद जीके के अंदर अलग से आज लिख लेते हैं जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी के बाद करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स 1 2 3 4, ये आपके जीके के अंदर ही मैं इनको इंक्लूड करता हूं। उसके बाद जो है करंट अफेयर के बाद आपका आ गया इस्लामियात। इस्लामियात के बाद आपका आ गया इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आ गया उर्दू, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद आपका आ गया मैथ्स। और उसके बाद आपका आ गया कंप्यूटर। और लास्ट में हम लिख लेते हैं जी एवरीडे साइंस। मुझे तो ये कम अज कम याद है और मैं अब आप लोगों को सबसे पहले ये रेकमेंड करूंगा कि कम अज कम जो भी 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आज का पेपर ये बताता है कि इन 10 चीजों के नाम के अलावा भी आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। और उसने एक तो सबसे पहले क्या किया है, हर पोर्शन को पोर्शन वाइज दिया है। उसने जो पहले करता होता था कि एक पाकिस्तान अफेयर का सवाल है, एक मैथ का सवाल है, एक कंप्यूटर का सवाल है, एक एवरीडे साइंस का सवाल है, एक करंट अफेयर का है, एक इस्लामियात का है। यानी पेपर में जो उसकी तरतीब होती थी, उसका जो अरेंजमेंट होता था, वो बड़ा ही जो है बेढंगे टाइप का होता था। लेकिन अब जो है उसने पाकिस्तान अफेयर्स के पहले लिखे हैं तो पूरे के पूरे पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन दिए, जीके के दिए हैं तो जीके के दिए हैं, करंट अफेयर्स के दिए हैं तो करंट अफेयर्स के दिए हैं, एवरीडे साइंस के दिए हैं तो एवरीडे साइंस के दिए। तो अगर हम मैं पाकिस्तान अफेयर्स की बात करूं तो पाकिस्तान अफेयर्स में उसने कुछ टोटल क्वेश्चन जो हैं वो दिए हैं 24। पाकिस्तान अफेयर्स में 24 जो है वो क्वेश्चन दिए हैं,
24 जी, 24 जो है पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन जी पाकिस्तान अफेयर्स के हैं। उसके बाद जीके के उसने दिए हैं, जो जीके के दिए हैं उसने 14 क्वेश्चन, जीके के दिए हैं 14 क्वेश्चन, जीके के उसने दिए हैं 14 क्वेश्चन। और उसके बाद उसने जो है ज्योग्राफी के ऊपर जो है ज्योग्राफी, जीके और ये कंबाइंड और करंट अफेयर, इन दोनों को मिलाकर ये 10 नंबर आप कर लो, यानी टोटल ये चार चीजें मिलाकर आपका 24 और 10 34 और 4 38 और 10 48 नंबर का आपका ये बन गया। उसके बाद इस्लामियात उसने दिए हैं, जीके भी हो गया, और हाँ कंप्यूटर उसने दिए हैं 7 नंबर के सवाल, कंप्यूटर के 7 नंबर के सवाल, 7 मार्क्स कंप्यूटर उसने 7 मार्क्स की दी है, और मैथ उसने 8 मार्क्स की दी है, 8 मार्क्स की दी है मैथ। और इंग्लिश उसने दी है 16 मार्क्स की, इंग्लिश उसने दी है 16 मार्क्स की इंग्लिश दी है उसने जी। उसके बाद अगर हम देखें, इस्लामियात उसने दी है, उर्दू उसने दी है 10 मार्क्स की, उर्दू दी है, उर्दू वही पैटर्न उसने फॉलो किया है, 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद उर्दू के बाद आपका जो है एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस उसने जो है दी है 8 मार्क्स की, 8 मार्क्स की उसने एवरीडे साइंस दी है। और इस्लामियात उसने दी है जी 8 मार्क्स। तो ये जी आज का पेपर पैटर्न था। तो एक दूसरा पेपर भी हुआ है, एक दूसरा पेपर भी हुआ है। ये पेपर पैटर्न था, जिस पेपर पैटर्न में पाकिस्तान अफेयर्स के 24 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसके बाद जीके के जो है 14 क्वेश्चन दिए हुए थे, और ज्योग्राफी के जो है, अब इसकी मैं आगे आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसको। और करंट अफेयर जो है उसके भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, और इस्लामियात के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, उर्दू के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, मैथ के भी और कंप्यूटर के भी। और इस तरीके से ये मैंने आपको नंबर की डिवीजन लिख दी है। ये आप इसकी तस्वीर बनाना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। दूसरा पेपर जो है वो इंशाल्लाह कल हम थोड़ा सा उसको टाइम देंगे, कल संडे है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का हम उसको टाइम देने की कोशिश करेंगे पेपर को, सिर्फ और सिर्फ, ताकि हम ये पैटर्न के हवाले से आपकी जो मुश्किलात हैं, जो मसले हैं, यानी क्योंकि मैंने एक आपको परेशान तो कर दिया है, यानी नो डाउट आपको, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। ऐसी बात नहीं है कि जिन्होंने अगर कुछ किया है, मैं ये नहीं कहता, मैं उन बुक करने वालों को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं कहता हूँ उनकी भी राइट है, उनको जो समझ है इस चीज उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दी, और उनके पास भी जैसा मर्जी है, जो मर्जी है, नॉलेज तो है, और उस नॉलेज को एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको एक तरतीब बनानी पड़ेगी। अब उसको, उस नॉलेज को उन्हें 1-1.5 महीना लगाकर पॉलिश करना पड़ेगा। उनको बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस होने की, आज का पेपर देखकर या जिस तरीके से है मामला, आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, चीजों से मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ्र है, ठीक है जी। आप इंशाल्लाह जो है, यही जो आपकी किताब है, इसको अगर आप स्ट्रक्चर कर लें अच्छे तरीके से, इसको जो है इस पैटर्न के हवाले से कर लें, तो इंशाल्लाह आप जो है इस काबिल हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर आपको मैं एक और इसके अंदर पॉजिटिव जो बात है, जो आपके लिए हौसला अफजा हो सकती है, देखें पंजाब में सिर्फ आप ही नहीं है कि जो इस किताब के पीछे लगे हैं, पूरा पंजाब ही इस किताब पे लगा हुआ है। अगर वन पेपर में पंजाब की मैं सिर्फ बात करूँ, पूरा का पूरा पंजाब आपका इसी किताब के ऊपर ही एक लगा हुआ था। हाँ, कुछ चंद एक लोग हैं जो नहीं, उनकी एक डिफरेंट टाइप की है, या जो सीएसएस की कर रहे होते हैं या पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट लेवल पर होते हैं। वरना जो वन पेपर को करने वाले हैं, इसके पीछे भागने वाले हैं, वो इसी इम्तियाज शाहिद को कर रहे हैं, यानी आपने कंपीट इवेंचुअली उन्हीं के साथ करें। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बेहतर तरीके से इन चीजों को स्ट्रक्चर करके जल्द अज जल्द जो है अपने नॉलेज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है सेट कर लो। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि करंट अफेयर क्या होता है। अब देखें, करंट अफेयर बेसिकली
करंट अफेयर जो है वो बेसिकली 10 एक नंबर का आया है। और करंट अफेयर में ये होता है कि पाकिस्तान अफेयर और जीके, इसमें से ये जो 24 नंबर है ना, इसमें से 4 आए होंगे करंट अफेयर, ये इसमें से 4 आए होंगे करंट अफेयर्स ये, ठीक है जी। और कोई ज्योग्राफिकल अगर चेंजेस होती है, एक आधा इससे आया होता है, और करंट अफेयर को स्पेसिफिकली 1 नंबर दे दो, यानी 10 एक नंबर के करंट अफेयर आए। अब इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं, और ये पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अच्छा, एक तो आया हुआ था आपका, अगर मैं करंट अफेयर में स्पेसिफिकली बात करूं, जस्टिस नूर खान मिस्कीन रई, ठीक है जी, ये फेडरल शरीयत कोर्ट के, बल्कि मैं इस पेपर को आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सेंड कर देता हूं, तो फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जी क्या है। आप भी ये पेपर देखिएगा, और इसमें मैंने बड़े जबरदस्त तरीके से मेहनत करके इसको किया है, तो आपको काफी इससे इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेपर सेंड कर देता हूँ। चलें जी, अब सब लोग जो है वो अपना पेपर खोल सकते हैं, ठीक है जी। जिनके पास जो है ना मोबाइल पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया होगा पेपर, तो आप लोग जो है ये पेपर खोल लें। पेपर खोल के आपके पास ये पूरा पेपर है, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट मैं कर दूंगा। तो अब देखें, ये जी पाकिस्तान अफेयर के मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले। अब पाकिस्तान अफेयर में मैंने ली है पूरी की पूरी इंडो पाक हिस्ट्री कवर, मैंने पाकिस्तान अफेयर में किया, ठीक है जी। उसने तो जो पेपर दिया हुआ था, उसमें पेपर में अब जो मैं स्ट्रक्चर की तब्दीली की बात करूं, तो उसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन इंक्लूडेड था। नन ऑफ दीज का ऑप्शन इंक्लूडेड था, यानी टोटल जो थे वो 4 ऑप्शन थे, टोटल 4 ऑप्शन थे। उसमें से जो ऑप्शन डी था वो नन ऑफ दीज था, और टोटल इन जो क्वेश्चन हैं इनमें नन ऑफ दीज जो आंसर्स थे, नन ऑफ दीज जो आंसर्स थे, अगर मैं बात करूं तो वो 18 थे। 18 मार्क्स के नन ऑफ दीज के आंसर थे। 18 जो है नन ऑफ दीज लगते थे जवाब, ठीक है जी। तो मैं अभी जब हम 18 यानी नन ऑफ दीज, और 18 नन ऑफ दीज लगाने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि नन ऑफ दीज लगाते हुए हम बड़े रिलक्टेंट होते हैं। ऑप्शन में नन ऑफ दीज को तो हम पहले ही काट देते हैं, वो हमें एलिमिनेशन टेक्निक का तो सही तरीके से पता नहीं होता। हमारी एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। हमारी एलिमिनेशन नंबर 1 क्या होता है, हम ऑप्शन डी को रिमूव करके 3 ऑप्शन में से कोई ना कोई तो लगाना ही है। हम ये सोच के बैठे होते हैं पूरे पेपर में 1-2 नन ऑफ दीज होंगे, चलो वो गलत हो भी जाएंगे तो क्या हो गया। अब ऐसे तो नन ऑफ दीज हम किसी को कंसीडर नहीं कर सकते, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है नॉर्मली। तो अब हम थोड़ा सा चीजों को देख लेते हैं जी। कैरी लूगर बिल 2000, ये एक जो है यूएस ने जो है पाकिस्तान की मदद के लिए 2010 में एक बिल जो था, यानी पैसे के लिए यूएस सेनेट ने एक बिल मंजूर किया था। 2010 से 14 तक पाकिस्तान को कैरी लूगर बिल के तहत जो है वो एड मिलती रही थी। सीटो, अब देखें ये जी पहला नन ऑफ दीज सवाल, इसमें 1972 का ऑप्शन दिया हुआ था। मोस्टली लोगों ने 1972 का ऑप्शन लगाया है, ठीक है जी। लेकिन सीटो पाकिस्तान ने कब लेफ्ट की है, सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान ने ये जो है एक मिलिट्री अलायंस था जो यूएस ने बनाया था 1954 में, और ये जो है पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान इसका मेंबर था, और ये पाकिस्तान ने छोड़ा था 1973 में। और जो ये सीटो है, तो ये एक मिलिट्री अलायंस था यूएस का। पाकिस्तान ने इसे कब छोड़ा है जी, पाकिस्तान जब भुट्टो साहब आए थे तो उन्होंने इससे अलर्जी अख्तियार कर ली थी। तो ये एक नेवल ड्रिल हुई है 2021 में, ये करंट अफेयर का सवाल था, ठीक है जी। तो इसमें 50 का ऑप्शन था,
43 का ऑप्शन था और जो है 40 का ऑप्शन था। तो उसमें जो है ऑप्शन बी राइट ऑप्शन था 2021, यानी ये करंट अफेयर का आपका पाकिस्तान अफेयर में एक सवाल आ गया। ठीक है जी। उसके बाद कंदकोट, कंदकोट एक ये गैस जो है पावर प्लांट है कंदकोट का, कंदकोट का गैस पावर प्लांट है जो कि कंदकोट में जो है सिंध सिंध का इलाका है कंदकोट, ये कश्मीर के साथ पड़ता है, कश्मीर बिल्कुल कश्मीर के साथ है कंदकोट। अच्छा, उसके बाद जस्टिस नूर खान मिस्कीन भाई, ये फिर अगेन करंट अफेयर का सवाल है और ये फेडरल शरीयत कोर्ट के जो हैं ये हेड हैं जस्टिस नूर खान मिस्कीन भाई। और अहमद शाह अब्दाली इनिशियली जो है इन्वेडेड जो है इन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 7 अटैक किए थे। अगर मैं अहमद शाह, अब मैं थोड़ा सा ये बना ली इसकी तस्वीर आपने, ओके, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अहमद शाह अब्दाली के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अहमद शाह अब्दाली जो है बेसिकली इन्होंने 1748 में पहली बार अटैक किया। अहमद शाह अब्दाली दुरानी अंपायर थी, तो अब्दाली ने इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी मुल्तान अब्दाली रोड के ऊपर पैदाइश हुई थी, ये जो मुल्तान में अब्दाली रोड भी है। तो अहमद शाह दुरानी जो है 1748 में, अब असल में ऑप्शन के जरिए से सवाल को प्रिडिक्ट किया जा सकता था अगर आपके पास इनफ नॉलेज हो पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। तो जो है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने इनिशियल अटैक किस पर किया? ऑप्शन से जनाब मुगल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी था सिख, ऑप्शन थे इसमें जी अहमद शाह अब्दाली ने अटैक जो है इंडिया पर कब किए, इनिशियल अटैक के हवाले से क्वेश्चन था। ऑप्शन ए था मुगल, ऑप्शन बी था सिक्स, ठीक है जी, ऑप्शन सी था हिंदूज और ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर जिसने थोड़ी सी भी अच्छे तरीके से पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ा हुआ है उसे ये पता है कि यार नादिर शाह ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसने इम्तियाज शाहिद की किताब भी पढ़ी हुई है उसे भी ये पता है नादिर शाह ने 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठों को शिकस्त दी, मराठों को, ठीक है जी, 1761 में। अब उससे पहले अगर हम देखें 1748 में, अगर आपको थोड़ा सा, सिख तो एलिमिनेट हो गए, क्यों? सिख पावर में आए हैं पंजाब में 1801 में, किसकी जी हुकूमत के दौरान? ये राजा रंजीत सिंह ने 1801 में जो है रूलर बना था और 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी और 1819 में उसने कश्मीर को अनेक्स किया था और फिर उसके बाद जो है 1839 में उसकी जो है मौत हो गई। यानी 18वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी के अंदर बेसिकली सिख आए हैं, तो सिख तो एलिमिनेट हो गए। और हिंदू 1748 में इनिशियल अटैक जब हुआ है, हिंदू यहां पर रूल कर ही नहीं रहे थे, यहां पर जो है मेन रूलर कौन थे? मुगल। तो आपका एक ही आंसर बचता था मुगल। तो मुगल के ऊपर इनिशियल अटैक किया था अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है जी। उसके बाद जो है सीएम जो सॉरी अहमद शाह अब्दाली हम समझ गए। अच्छा, पाकिस्तान, ये एक आसान सा सवाल है, रोहड़ी, रोहड़ी कहाँ का सिटी है जी? अगर किसी ने भी ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से, ज्योग्राफी का सवाल, कंदकोट ज्योग्राफी का सवाल है, देखो ज्योग्राफी जो है पाकिस्तान की, हमने सिंध की डिस्ट्रिक्ट नहीं की, उसका भी मैंने फार्मूले बनाए हुए हैं, बलोचिस्तान की इंशाल्लाह वो भी आपको करवा दूंगा। एक के अंदर 8 के हैं, एक के अंदर 9 के हैं, के। और अगर आपको नाम आते होंगे, नामों के साथ अगर आप आशना है तो आपके सामने जैसे के वाला नाम आएगा तो 8 के और 9 के हैं सिंध और बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में, इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे आपको। अच्छा, खालिद खुर्शीद, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन एशिया, ये इजी था क्वेश्चन बिल्कुल। खालिद खुर्शीद, ये जी नन ऑफ दीज था इसका जवाब। खालिद खुर्शीद इनमें से किस सूबे का जो है वो वजीर आला है? खालिद खुर्शीद, तो नन ऑफ दीज था। यानी कौन लगाता है नन ऑफ दीज? तूने नन ऑफ दीज लगाया मेरे दूसरे टाइम है, हमारा पहला पेपर में था। कौन सा? खालिद खुर्शीद, किसका लगाया जी आपने?
है, नन ऑफ दिस है, ठीक है, नन ऑफ दिस जी शरीयत वाला दोनों में आया है, शरीयत वाला दोनों में आया। हाँ। तो खालिद खुर्शीद जो है वो कौन है जी, आपका जीबी का, गिलगित बल्तिस्तान का है। जस्टिस नूर खान मिस्किन पे ही हो गया। उसके बाद ये भी करंट अफेयर का है। फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये अयूब खान की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है जी, अयूब खान की ऑटोबायोग्राफी है। माई पर्सनल अकाउंट ऑफ लाइफ, इसका भी जी आंसर जो है नन ऑफ दीज था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है जी, नन ऑफ दीज इसका आंसर था। पाकिस्तान इज इनएविटेबल, पाकिस्तान नागुज़ीर है, पाकिस्तान इज इनएविटेबल, तो पाकिस्तान नागुज़ीर है, ये किसकी तसनीफ है जी, ये है सैयद हसन रियाज की। सैयद हसन रियाज ने ये किताब लिखी है, वर्किंग विद जिया, वर्किंग विद, ये दो किताबें आती हैं जी, वर्किंग, मैं कहता हूं क्रैमिंग बहुत जरूरी है, वर्किंग विद जिया, देखिए वर्किंग के अंदर के आ गया, इसलिए के है हमारे, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, जिना टू जिया, जस्टिस मुनीर, जे, ठीक है, जस्टिस मुनीर, तो ये दो किताबें हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें मुशर्रफ बिकम प्रेसिडेंट, तो ये जी रेफरेंडम हुआ था 30 अप्रैल। रेफरेंडम के ये सवाल ये था कि रेफरेंडम के बाद वो कब जी ऑफिशियली जो है जो इलेक्टेड जिसे कहते हैं सो कॉल्ड इलेक्टेड, तो वो कब बना था जी, 30 अप्रैल 2002 को। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ये कब स्टैब्लिश हुई है, इसका एक्ट आया पंजाब फूड अथॉरिटी का, पंजाब फूड एक्ट आया है 2011 में, और ये इस्टेब्लिश हुई है 2 जुलाई 2012 को, जुलाई 2012 को ये इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है जी। जैसे बैतुल माल है, बैतुल माल कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1992 में, लेकिन उसका एक्ट कब आया है, दिसंबर 1991 में। इस तरीके के आपका जो है FIA है, इसका एक्ट क्या है, इसका एक्ट है दिसंबर 1974 का, और इस्टेब्लिश कब हुई है, 13 जनवरी 1975 को। इस तरीके से जो है एक्ट पहले आता है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो आपकी आ गई जी, पाकिस्तान हो गया जी, मुशर्रफ भी कम हो गया। चश्मा लिंक कनाल, ये फिर अगेन चश्मा लिंक कनाल, पाकिस्तान के अंदर टोटल लिंक कनाल कितनी है जी, पाकिस्तान के अंदर टोटल लिंक कनाल कितनी है, 45। अच्छा, बरल चश्मा लिंक कनाल जो है ये आपकी जो है इंडस को जेहलम से मिलाती है, और ये फिर अगेन नन ऑफ दीज था जी, ये नन ऑफ दीज था, ये नन ऑफ दीज था, तो ये नन ऑफ दीज लगाना बहुत मुश्किल होता है जी। अच्छा जी, राकापोशी, ये आपने अभी पाकिस्तान अफेयर में हमने बल्कि परसों का लेक्चर में राकापोशी काराकोरम में हमने पढ़ा है जी। उसके बाद ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन मैंने आपको बताया है पाकिस्तान अफेयर में कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये एक बाउंड्री है जो कि 1893 में बनी थी, और इसकी जो लेंथ है वो 2430 किलोमीटर है। अच्छा जी, यूनाइटेड पंजाब लास्ट जो है वो PM कौन थे, यूनाइटेड पंजाब के, ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर के दौरान बताया है कि दिसंबर 1942 में जो है सिकंदर हजार टिवाना की जब वफात हो गई थी, उसके बाद यूनाइटेड पंजाब के जो आपके CM बने थे वो खिदर हजार टिवाना, जो कि उनके भाई थे, ठीक है जी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, किसके, लास्ट गवर्नर जनरल वो किसके, पंजाब के, रॉब लॉकचार्ट, पाकिस्तान के, पाकिस्तान का मूडी, फ्रैंकिस मूडी, लास्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर, अच्छा अच्छा अच्छा, पेपर कर ले फिर इंशाल्लाह। उसके बाद जो है यूनाइटेड पंजाब लास्ट CM, उसके बाद टीपू सुल्तान डाइड ऑन, ये जीके का क्वेश्चन था जी, कब के 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान जो है वो शहीद हो गए। पाकिस्तान पॉपुलेशन सेंसस पहले कब हुए हैं जी, 1951 में। उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन, अब इसके पहले तो वो थे अली गिलानी, अब इसके कौन है जी चेयरमैन, मीर वाइज उमर फारूक, मीर वाइज उमर फारूक। पार्टीशन ऑफ बंगाल आसान सवाल था, अनलमेंट का वही जी 1911 में। इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों आई जी,
ट्रेड की गर्ज से आई, ये भी आसान एक क्वेश्चन था। तो ये थे जी आपके पाकिस्तान के 24 पाकिस्तान अफेयर्स के 24 क्वेश्चन। ठीक है जी। उसके बाद वॉलीबॉल, ये अभी ये करंट अफेयर का सवाल जीके में आ गया जी। करंट अफेयर के एशियन गेम्स जो वॉलीबॉल कंपटीशन है वो 2021 का कहाँ होना है, तो वो था जी जापान का ऑप्शन दिया हुआ था, साउथ कोरिया का ऑप्शन दिया हुआ था और यूएसए का ऑप्शन दिया हुआ था। तो जापान का ऑप्शन ए जो था वो राइट आंसर था। वुमेन एंड मेन इक्वालिटी, ये बेसिकली आइसलैंड था, लेकिन उन्होंने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर पूछा हुआ था। तो मिडल ईस्ट के अंदर यूएई का जो है कहते हैं कि जी यूएई में जो उनकी वर्किंग है, यूएई भी आ सकता था, लेकिन अब वो सवाल की नौयत देखकर तो यूएई लग रहा था, ये डिस्प्यूटेड है। अब इसके ऊपर मजीद कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है। हाँ, बंगाल की पार्टीशन। अच्छा, अब आप लोग भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, अगर मैं कोई गलती कर देता हूँ सवाल में तो आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वॉलीबॉल हो गया। उसके बाद वुमेन एंड मेन जेंडर इक्वालिटी के बारे में मैंने कहा वैसे आइसलैंड है, लेकिन अगर जो गिवन ऑप्शन थे उनमें से अगर आपको कोई लगाना पड़े तो उसमें फिर आप कौन सा लगाओगे जी, यूएई। ठीक है जी। उसके बाद आपका कॉप 26, ये कॉन्फ्रेंस ऑन जो है ये आपके क्लाइमेट चेंज की जो होती है, ये इसके बारे में जो है कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है जी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं इसे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 नंबर की वो कहां पर होनी थी, ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पर है जी, यूके में। यूके के अंदर ग्लासगो है। तो ये भी एक करंट अफेयर का सवाल था। अच्छा, उसके बाद कोरोना जो है एनिमल वैक्सीन, ये पाक एमसीक्यू से उठाया गया था क्वेश्चन। पाक एमसीक्यू से ये उठाया गया था, करंट अफेयर का सवाल था, पाक एमसीक्यू से उठाया गया था। रशिया जी इसका आंसर था। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर सिटी, ये शंघाई इसका आंसर है। ठीक है जी। टोक्यो के अंदर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं जी, शंघाई। ठीक है जी, अब शंघाई। उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर, तो ये अभी एक जो है वो काले, क्या नाम था उनका, उनका नाम क्या था जी उनका, ना ना, वो एक, हाँ, फ्लॉयड, फ्लॉयड, जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड जो है, उन्होंने, जॉर्ज फ्लॉयड ने, को जो पुलिस वाले ने अपनी टांग रख के जो कत्ल कर दिया था, उसके बाद जो है ब्लैक लाइव्स मैटर वहां पर मूवमेंट चली है, यूएसए इसका आंसर था। उसके बाद अगर हम देखें तो पेरिस इज ऑन विच रिवर, तो ये सीने रिवर इसका आंसर था। पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है और ये किस रिवर पर है जी, सीने रिवर के ऊपर है। वॉल स्ट्रीट, अगेन नन ऑफ दीज। वॉल स्ट्रीट जी कहां पर है जी, नन ऑफ दीज था। इसका आंसर न्यूयॉर्क। ठीक है जी। और जिन्होंने 4 ऑप्शन थे बेचारों ने किया, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ये भी गलत हुआ होगा। ठीक है जी, क्योंकि नन ऑफ दीज के लिए हम बड़े रिलक्टेंट होते हैं लगाते हुए। तो उसके बाद जो है वॉल स्ट्रीट के बाद अगर हम देखें तो जिनीवा सिटी, अगेन नन ऑफ दीज था जी। जिनीवा सिटी कहाँ का सिटी है, स्विट्जरलैंड, नन ऑफ दीज था जी, नन ऑफ दीज था। ओआईसी सेक्रेटरी जनरल, ये अब करंट जो है इन सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम है यूसुफ अतमीन। यूसुफ अतमीन, इससे पहले इयाद मदनी थे। इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सऊदी अरेबिया से था। और ओआईसी के हम फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ओआईसी के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी आए हुए हैं सीपीएससी के पेपर में, उनका नाम था टिंकू अब्दुल रहमान। और टिंकू अब्दुल रहमान जो है ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी हैं और इन्हें फादर ऑफ जो है मलेशिया भी कहते हैं और फाउंडर ऑफ मलेशिया भी कहते हैं, टिंकू अब्दुल रहमान को। ठीक है जी। और इन्होंने ही 1963 में यूके से फिर जो है इंडिपेंडेंस हासिल की थी। इनकी स्ट्रगल थी जिसमें मलेशिया ने यूके से इंडिपेंडेंस ले ली थी। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका आ गया जी ओआईसी हो गया। इंडोनेशिया करेंसी, ये अगेन नन ऑफ दीज था जी, अगेन नन ऑफ दीज था इसका भी आंसर जी। ठीक है जी। उसके बाद इनमें से लीप ईयर कौन सा था, तो ये फिर अगेन नन ऑफ दीज था जी, 2020 बनता था, तो लीप ईयर नन ऑफ दीज था यानी ऑप्शन। तो एडम स्मिथ, ये जी इकोनॉमिस्ट हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने एक किताब भी लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है जी। और डिजाइन टेम्पलेट के हवाले से ये एक कंप्यूटर का सवाल था। डिजाइन टेम्पलेट, ये रेडीमेड स्टाइल होते हैं जो आपको, यानी टेम्पलेट बेसिकली एक रेडीमेड स्टाइल होते हैं जो एमएस जो है पावर पॉइंट में आपको अवेलेबल होते हैं। आप डिफरेंट जो है उनके अंदर सेट ऑफ जो है ना फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो। टू व्यू एंड प्रिंट, यानी प्रिंट लेआउट एक ऐसा लेआउट होता है जिसमें आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट शो हो रहा होता है, जिसमें आप जब आप कंप्यूटर को खोलते हो, वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हो, तो वो जो आपके सामने लेआउट आया होता है उसे कहते हैं प्रिंट लेआउट। ठीक है। एक प्रिंट प्रीव्यू होता है,
प्रिंट प्रीव्यू उस वक्त आता है जब आप कंट्रोल और पी का बटन दबाते हो, तो वो क्या आता है, प्रिंट प्रीव्यू। और एक आप जो सामने आपकी खुली हुई होती है उसको क्या कहते हैं जी, प्रिंट लेआउट। अच्छा जी, नाउ फाइल ओपन इन पीपीटी। अच्छा जी, न्यू फाइल ओपन कैसे करते हैं जी आप पीपीटी में, कंट्रोल प्लस ओ, सिंपल क्वेश्चन था। बायोस का कल ही हमने पढ़ा है, बायोस किस चीज का एब्रीविएशन है जी, बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नहीं अवेलेबल। अच्छा जी, मॉड जो है, ये मॉड एक फंक्शन एक्सेल के अंदर है, और मॉड फंक्शन जो है ये आपके डिवाइड के लिए यूज होता है। और इसमें क्या होता है, वो आपको रिमाइंडर एक्सेल शो कर देता है। अगर आप एक्सेल में रिमाइंडर देखना चाहते हो, सवाल ये था, अगर आप एक्सेल में रिमाइंडर देखना चाहते हो तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो एमएस एक्सेल में, तो मॉड का फंक्शन। मॉड का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको रिमाइंडर देता है। कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ट्रिकी थे इस बार, तो मैथ के क्वेश्चन के हवाले से आपको, हाँ मॉड नहीं, ये पुराना था, ठीक है जी। तो अच्छा जी, मैथ का एक सवाल था, 3x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250। ठीक है जी, तो x की वैल्यू पूछी हुई थी, x इज इक्वल टू, ऊपर चलेंगे, x की पावर x 3 की पावर 3 x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250। तो x की वैल्यू ये पूछ रहा था यहाँ पर, ठीक है जी, x की वैल्यू पूछ रहा था। तो अब इसमें जो है आपको सिंपल क्या करना था, ऑप्शन गिवन थे आपको 3, 2 और 1, ठीक है जी। इनमें से आप ऑप्शन पुट करते 3 के अंदर, तो आप कैसे करते जी, आप 2 पुट करो तो 2 प्लस 3 क्या हो जाता है जी, 3 की पावर 5, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो ये क्या आ जाता है आपका 243। तो 243 जमा 7 आपका 250 आ जाता, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 2। तो आप x अगर 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या था जी, 2 था। उसके बाद उसने कहा कि x इज इक्वल टू 10 की पावर 0.42, ठीक है जी। और जो है ये अब पॉइंट में है, इसका आंसर नन ऑफ दिस था, इसका आंसर भी नन ऑफ दिस बनता था, इसका आंसर भी नन ऑफ दिस बनता था। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वो है तो आसान, यानी 10 की पावर 1 क्या होती है, 1 होती है, तो इस पावर से आप उधर से निकाल लेंगे, बड़ी लंबी कैलकुलेशन वैसे हो जाएगी। तो यानी बड़ा ट्रिकी ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके बाद 4.036 डिवाइडेड बाय 0.04, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपका क्या तरीका है, इशारिया को खत्म करके 2 0 लगाओगे तो ये क्या आ गया जी, 4/100। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, 4.3036 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। तो आप इस तरीके से आप करोगे तो इसका 100.9 आंसर आ जाएगा, 100.9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये कुछ एंगल के क्वेश्चन आए हुए थे। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन था, चौथे नंबर का हो गया। एंगल ऑफ 5वें नंबर का, अच्छा वो कह रहा है सन का एंगल कितना होना चाहिए अगर आपने अपना जो है उतना साया देखना है, सन का एंगल कितना होगा अगर आपने, जितना आपका हाइट है आपका उतना साया है, तो साया आपकी जितनी हाइट है उतना साया का टाइम आता है आपको दोपहर में 12 बजे, और जब वर्टिकल होता है, आई थिंक अगर कोई इसमें करेक्शन, मेरा ख्याल है जब वर्टिकल होता है तो उस वक्त जो है आपका पूरा का पूरा साया, जितना आपकी हाइट होती है उतना साया आता है जब आपके वर्टिकल, यानी 90 डिग्री का एंगल। तो ये अगेन नन ऑफ दिस था, यानी वो ये पूछ रहा था कि ये है ट्री, एक ट्री खड़ा है, वो कह रहा है इसके सूरज कहां पर हो, तो ये जितना मैं कहता हूं ये यहां से लेकर
1 से लेकर 5 मीटर का ट्री है, तो इसका साया यहां पर बनेगा, ये भी 5 मीटर का बनेगा। तो सूरज इसके साथ किस एंगल पर हो तो ये 5 का बनेगा, तो मेरा ख्याल है 90 डिग्री। 90 डिग्री जब सूरज होगा तो फिर बनाएगा। अगर कोई इसमें करेक्शन कराना चाहता है तो करा सकते हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये फिर अगेन एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो पूछ रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कह रहा था 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कह रहा था 60, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 कह रहा था, और बेस उसकी कह रहा था 70 मीटर। ठीक है जी, बेस उसकी कितना कह रहा था। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, आपको एंगल ऊपर वाला जो एंगल होता है उसके लिए आप लोगों को, जिसने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी हुई है उसको पता है, यहाँ पर हम टेन यूज करते हैं, ऊपर के लिए टेन यूज करते हैं। तो टेन 60 इज इक्वल टू √3, तो इसका आंसर होना था 70 √3। ठीक है जी, टेन एंगल यूज करते हैं जब आपको ऊपर वाला एंगल से एक साइड दी गई और ऊपर वाला एंगल दिया गया हो, और एक आपको कोसाइन एंगल दिया हुआ था, यानी वर्टिकल दिया हुआ था, यानी आपको ये वाला एंगल दिया हुआ था और आपको ये वाली साइड दी हुई थी, और वो ये चीज पूछ रहा था। तो इसमें जो है आपके पास एंगल था कितने डिग्री का जी, 60 डिग्री का एंगल था। तो यहां पर जब ये वाला एंगल होता है तो आप कौन सा जी यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस। तो cos 60 जो है ये बराबर होता है 1/2 के। तो वो पूछ रहा था कि सीडी कितनी बड़ी होगी, तो सीडी जी जब 1/2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4.6 से, तो ये आपका 2.3 जो है वो मीटर का आंसर आ जाना था। यानी वो पूछ रहा था सीडी कितनी बड़ी है। एक सवाल ये था, वो कह रहा है एक ना सीडी है वो लगी हुई है दीवार के ऊपर, सीडी ऐसे करके लगी हुई है जी, सीडी ऐसे करके दीवार के ऊपर जी लगी हुई है, ऐसे करके दीवार के ऊपर लगी हुई है। तो ये सीडी की हाइट कितनी है वो ये पूछ रहा था, और ये जो एंगल बना रही है ना सीडी, वो एंगल बना रही है 60 का। एंगल कितने का बना रही है जी, वो एंगल बना रही है 60 का। तो वर्टिकल एंगल वो दिया हुआ था, तो वर्टिकल एंगल आपका कितना होता है cos 60, तो उसमें फिर आपका क्या आ जाएगा, तो उसमें आपका आ जाएगा वर्टिकल एंगल के साथ cos 60 के साथ आपका आंसर आ जाएगा जी 2.3, क्योंकि cos 60 की 1/2। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ था मैथ का जी, बेसिक मैथ का। वो क्वेश्चन क्या था, उसने दी हुई थी A/B दी हुई थी क्या जी 2/3, 2/3, और B/C दी हुई थी 4/5। वो कह रहा था A/B/C ये फाइंड आउट करो। ठीक है जी, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, A/B क्या है 2-3, ठीक है जी, और B/C क्या है 4-5, और इसके ऊपर फिर W घुमा दो, इसके ऊपर W घुमा दो, ये तरीका होता है। 2 चौके 8, 3 चौके 12, और 3 पंजे 15, तो 8 12 15 ये आपकी A/B/C हो जाएगी। तो A/B, और इसी तरीके से A/B/C/D/E भी निकाल सकते हो, जो भी आपको गिवन होगा ये फार्मूला चलेगा, मजीद आगे आगे होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, तो आपका उसके बाद जो है एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था, वो कह रहा था 8x + 9y डिवाइडेड बाय 8x + 2y इज इक्वल, ये किसके बराबर होगा, अगर x बराबर हो 5 के और y बराबर हो 2 के। x बराबर हो 5 के और y बराबर हो 2 के, तो हम देखते हैं 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 2 जो है दूनी 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 58/44। तो 2 से ये दोनों जाते हैं, 29 दूनी 58, और ये 22 दूनी 44, तो आपकी रेशो आ जाती 29/22। ठीक है जी, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू दिया जाता है क्वेश्चन, और स्टेटमेंट हमारे जो हम गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए लोग होते हैं, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने तो इसको एक तरीके में लिख दिया है जो इजीली समझ आ सकता है। तो ये जी कुछ मैथ के क्वेश्चन थे। तो मैथ के क्वेश्चन कोई इतने ज्यादा खास नहीं थे, मैथ जो है बिल्कुल ही हलवा लेवल की थी। हाँ ये है कि ये जो 1060 की उसने चावल मारी हुई थी ये बहुत ही ज्यादा है, या तो वो एक दिया जाता है, एक वो आपको ऑलरेडी दे देते हैं कि जिसमें 1060 की वैल्यू लिखी होती है, cos 60 की वैल्यू लिखी होती है, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें इंग्लिश, वेरी वेरी ट्रिकी,
तो वेरी वेरी ट्रिकी। ठीक है जी, ये तस्वीर अगर लेनी है किसी ने तो ले लो। सर इसमें तीसरा क्वेश्चन होगा मैथ का। ये वैसे मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पेपर में, आपको समझा नहीं रहा, मैं कह आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पेपर में, हाँ मैं सारा, एक मिनट मैं पेपर अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, डोसाइल एंटोनिम, डोसाइल, डोसाइल न्यू वर्ड है जी, एंटोनिम पूछा हुआ था, और ऑप्शन थे जी ग्लूमी, ऑप्शन बी पे था, अगर किसी को याद है तो बता दे, और ऑप्शन सी था स्टैग्नेंट। ठीक है जी, और ऑप्शन डी था जो है स्टैग्नेंट भी हो सकता है, ग्लूमी भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ग्लूमी भी कहते हैं तारीख को, डूबे हुए को, गिरे हुए को, ग्लूमी का तो पीपीएससी में आता है लाइवली, और स्टैग्नेंट का भी मतलब होता है स्टिल, फ्रोजन, लेकिन ये लिक्विड के लिए यूज होता है? उल्टा उल्टा बता क्या ऑप्शन? ओ सॉरी, ओ सॉरी, उसकी मोरिबुंड की बता रहा हूँ, ये मैं मोरिबुंड, सॉरी ऑप्शन गलत बता गया। डोसाइल तो कहते हैं उसे, सॉरी मोरिबुंड। ये मोरिबंड जो है ये सिनोनिम था, सॉरी इसका मोरिबंड जो है वो सिनोनिम, ये होता है मरने के करीब होना। ठीक है जी, मरने के करीब होना मोरिबंड होता है, तो मरने के करीब होना, और इसके जो ऑप्शन थे वो ग्लूमी और स्टैग्नेंट दोनों हो सकते थे, तो ये बड़ा ही ट्रिकी वन था। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट कह सकते हो, लेकिन स्टैग्नेंट बेसिकली वर्ड जो है वो किसी लिक्विड के लिए स्पेसिफाई होता है, लेकिन हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, तो स्टैग्नेंट ज्यादा बेहतर हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, स्टैग्नेंट के बाद अगर हम देखें तो आपके पास ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, और इस तरीके से ऑप्शन सी। उसके बाद आपका दूसरा जो था वो था डोसाइल। डोसाइल जो था ये एंटोनिम था, और डोसाइल में आपके ऑप्शन थे, इसके ऑप्शंस, डोसाइल कहते हैं जो है ना, इसमें जो ना ग्लूमी इसमें नहीं था, डोसाइल में है, डोसाइल ग्लूमी इसमें नहीं था। हाँ हाँ इसमें थे, ठीक है, बल्कि इसमें तो मैंने लिखे हैं प्लांट, प्लांट इसका सिनोनिम है, कंफर्म, और दोनों सेम रूट वर्ड है, प्लीएबल सेम रूट वर्ड है, ये दोनों तो नहीं है। अब एक ही बचता है, क्वाइट। ठीक है जी, क्वाइट बचता है, या फिर ऑप्शन डी पे जाओ, या ऑप्शन डी पे जाओ, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, अब क्वाइट लगाना है तो लगा लो, क्वाइट मुझे नहीं लगता, यानी बन भी सकता है लेकिन क्वाइट आ नहीं रहा, यानी इसकी पूरी की पूरी डोसाइल की आप एटमोलॉजी उठा के देख लो तो क्वाइट बड़ा हौसले से लगाना पड़ेगा, वरना आप नन ऑफ दीज की तरफ जाओ तो यानी दोनों बहुत ज्यादा ट्रिकी, दोनों ही बहुत ज्यादा, वरना मोरिबुंड जो है ये तो बड़ा ही सिंपल वर्ड है, जो है सादा वर्ड है, सुनते रहते हैं अक्सर। ठीक है जी, आप जो भी मूवीज वगैरह देखते हैं या कोई किसी अच्छे राइटर को पढ़ते हो तो ये एक कॉमन वर्ड है। किसका? डोसाइल का सिनोनिम है, तो ये फिर तीनों सिनोनिम है, फिर नन ऑफ दीज पे जाओ, फिर नन ऑफ दीज पे जाओ, फिर तीनों सिनोनिम हो गया। डोसाइल होता है जिद्दी, यानी इस तरीके की जो है ना, आप क्या सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद दो इडियम थे, एक तो पुराना टू क्राई वुल्फ, ये तो सबको ही आता होगा, फॉल्स अलार्म। ठीक है जी, फॉल्स अलार्म। ठीक है जी, टू स्क्रैच समवन बैक, टू स्क्रैच समवन बैक, ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, यानी फॉर एग्जांपल मैं अपने कमर के इस जगह खारिज करना चाहता हूं, मेरा हाथ नहीं जा रहा, मैं अपने कमर के इस जगह खारिज करना चाह रहा हूं, मेरा हाथ नहीं जा रहा,
मैं आपको कहता हूँ यार इधर मेरे खारिज करियो खारिज करियो खारिज करियो, तो इसका मतलब आप किसी को फेवर दे रहे होते हो, यानी जो मुझे खारिज करेगा यहाँ पर, यानी मेरा जहां तक मेरी पहुंच नहीं है तो वो मेरी हेल्प करेगा। टू फेवर समवन, टू स्क्रैच समवन बैक, टू फेवर समवन, किसी की कमर को खुजाना, ठीक है जी। ही, अच्छा ये ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ये ऑलरेडी रिपीटेड है इन। आंखों के नेचुरल डिफेक्ट्स के लिए हम इन यूज करते हैं, नेचुरल डिफेक्ट्स के लिए हम इन यूज करते हैं, और जो आर्टिफिशियल, ही इज ब्लाइंड ऑफ हिज वेल्थ, वो अपने जो है दौलत के नशे में अंधा है, वो दौलत के धोखे में अंधा है, तो उसके लिए आप ऑफ, ब्लाइंड ऑफ। नेचुरल जो आपकी चीजें हैं उनके लिए आप जो है ब्लाइंड इन, एक आंख से अंधा, ब्लाइंड इन वन आई। और अगर आपके इननेचुरल हैं या आर्टिफिशियल आपके डिफेक्ट्स हैं तो उनके लिए आप ब्लाइंड ऑफ यूज करते हो, ठीक है जी। उसके बाद ही पार्टिड फ्रॉम, पार्टिड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है फ्रॉम, ही पार्टिड फ्रॉम हर, ठीक है जी। ही इज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस के साथ 90% ऑफ द टाइम आप क्या यूज करोगे, इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीफ, ठीक है जी। वो ग्रीफ से जो है यानी इन्फ्लुएंस हो गई, ठीक है जी, इन्फ्लुएंस हो गई। हिज हेल्थ इज ब्रेक डाउन, ये तो सिंपल था, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ, हेल्थ ब्रेक डाउन हो जाना। वैसे इसके साथ ब्रेक ऑफ होता, डी ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा था, लेकिन अब डाउन दिया हुआ है तो डाउन के साथ आप जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, क्योंकि ब्रेक डाउन का ये एक आप कह सकते हो फ्रेजल वर्ड सा बन गया है। अच्छा, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस न्यूज, अब इसके ऑप्शन अगर आप सुन लोगे ऐसे आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, अगर लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप इट कैन बी सम जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन, ये ट्रिकी हो सकता है। दिस न्यूज इज टू गुड, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो यहां पर न्यूज, वो ये यहां पर ये ऑप्शन क्या थे साथ, दीज न्यूज, तो आपको रेकमेंडेड होता है दिस न्यूज आप यूज करते हो, दीज न्यूज नहीं यूज करते आप। दिस न्यूज या तो रादर के वो फिक्रे के अंदर आपको आगे बताता कि काफी सारी खबरें हैं, काफी सारी खबरें हैं, तो फिर आप दीज यूज करते। अदरवाइज आपका रेकमेंडेड क्या होता है आपके लिए, आप दिस यूज करते हो। दिस न्यूज इज, ये टू जो है, ये टू बेसिकली आपकी एडवर्ब है, और गुड जो है ये आपका जो है एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और ट्रू होना ये आपका नाउन है, ठीक है। दिस इज अ परफेक्ट मेथड, ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। दिस इज अ परफेक्ट मेथड, इसके ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं तो आपको इसका ट्रिक समझ आएगा। दिस इज, हाँ, द गर्ल हर ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, सॉरी ओवरवेल्म्ड, यार मैं इन्फ्लुएंस लगा गया, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड बाय ग्रीफ, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड, ठीक है। न्यूज के साथ हमेशा बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड है यार, इन्फ्लुएंस्ड, यहां पर ठीक लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस, ओ सॉरी इन्फ्लुएंस कह रहा हूं, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड बाय जो है ना ग्रीफ। अच्छा, उसके बाद आपका, हाँ ये बता रहा था मैं, दिस इज अ परफेक्ट मेथड, दिस इज अ परफेक्ट मेथड। तो अब यहां पर ये था दीज आर द परफेक्ट मेथड, ठीक है जी, मेथड्स, ठीक है जी, मेथड, दीज आर द परफेक्ट मेथड्स। तो अब ये द आर्टिकल आपने खुद से नहीं बनाना होता। अब यहां पर मैं जितना बता सकता हूं मैं उतना बताऊंगा। तो ये देखें, यहां पर जब मेथड आ गया ना, तो मेथड आप
सबसे पहले अंदाजा लगाओगे यार मेथड क्या है, इसकी ग्रामर प्रोफाइल क्या है। मेथड बेसिकली एक नाउन है। मेथड बेसिकली क्या है, एक नाउन है। किस तरह का नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है या इनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि काउंटेबल नाउन जो है वो आपके आर्टिकल ले सकते हैं ए और एन। काउंटेबल जो होते हैं, जिसको आप गिन सकते हो वही एक होगा ना, जिसको आप गिन नहीं सकते, आइडिया, ड्रीम, इसको नहीं गिना जा सकता कि ड्रीम क्या है जी, इसको गिनना शुरू कर दो, इसको नहीं गिन सकते। तो इसी तरीके से मेथड को सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, क्या मेथड एक ऐसा नाउन है जिसे एक दो करके गिना जा सकता है। एक मेथड, वन मेथड, टू मेथड, थ्री मेथड्स, एक तरीका, दो तरीके, तीन तरीके हो सकते हैं। मेथड और मेथड्स आपने सुना होगा लफ्ज, मेथड और मेथड्स, इसलिए यानी ये एक काउंटेबल नाउन है। और इस काउंटेबल नाउन के साथ दिस इज अ परफेक्ट मेथड आप आज यूज कर सकते हो। आपको जो है दीज लगाने की जरूरत इसके साथ नहीं है। और भी इस तरह के ट्रिकी इसके ऑप्शन से, ठीक है जी। तो इस तरीके के ट्रिकी इसके बहुत ज्यादा ऑप्शन से। तो उसके अलावा आपके पास, अच्छा, जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड, ठीक है जी। तो प्रोनाउन की अगर किसी को बेसिक डेफिनेशन पता हो तो प्रोनाउन कौन से होते हैं आपके पास। प्रोनाउन आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, आपके पास पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है जी। तो उन किसी भी प्रोनाउन में जस्टिस लफ्ज का जिक्र नहीं आता। जस्टिस के लिए आप कुछ और यूज करते तो फिर वो प्रोनाउन बन सकता था। इसलिए जस्टिस आपका क्या होता है, जस्टिस एक नाउन है। ऑप्शंस क्या थे आपके पास, नाउन, परफेक्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। परफेक्ट सुपरलेटिव डिग्री है। किस चीज की सुपरलेटिव डिग्री है, परफेक्ट की सेकंड फॉर्म क्या है, वो गुड, बेटर, बेस्ट है। परफेक्ट सुपरलेटिव है या नहीं है ये चेक कर लेंगे, अगर सुपरलेटिव होगी तो चेक कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, फिर अगर सुपरलेटिव है तो फिर तो दा आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दी आर्टिकल आता है, ठीक है जी। फिर आप दी लगाओगे, दीज आर द परफेक्ट मेथड्स, ठीक है जी। दीज आर द परफेक्ट मेथड, या दिस इज द परफेक्ट मेथड नहीं होता, ठीक है जी। यानी द आर्टिकल के लिए आप देखो परफेक्ट के साथ ये परफेक्ट क्या है, फिर अगर सुपरलेटिव है भी तो ये द है क्या, परफेक्ट है क्या। चलो मैं कहता हूं ये सुपरलेटिव है, ये परफेक्ट फिक्रे में क्या है, फिक्रे में एडजेक्टिव है, ये फिक्रे में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी आर्टिकल नहीं लेते, रूल बुक में लिख लो, एडजेक्टिव कभी आर्टिकल नहीं लेते, आर्टिकल नाउन लेते हैं, आर्टिकल नाउन लेते हैं हमेशा, आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं लेते। एडजेक्टिव से पहले ना, ये जो आर्टिकल यहां पर आएगा ये इस परफेक्ट के लिए आर्टिकल नहीं आएगा, इस मेथड के लिए आर्टिकल आएगा, समझ आ गया। एडजेक्टिव अब आपके कभी भी आर्टिकल नहीं लेते, एडजेक्टिव आपके कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री अगर आपकी जो है वो नाउन यहां पर मेथड के साथ जो है, और वो दा जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, और दा डेफिनेट आर्टिकल उस सूरत में आता है जब आप उस जो है नाउन है उसको आगे जाकर स्पेसिफिक करो तो फिर जाकर आपका आता है। अच्छा, उसके बाद, अच्छा अब ये थोड़े से ना हैं, अगर किसी को ठीक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड हो गया, वही। अच्छा, ये अगर किसी को ठीक करना आता हो, मुझे जो समझ आई मैंने वो लगा दिया। जस्टिस प्रोनाउन होता है, जस्टिस प्रोनाउन होता है, जस्टिस प्रोनाउन भी होता है। शेब साहब कह रहे हैं जस्टिस प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कहां से होता है यार, प्रोनाउन तो आपके प्रोनाउन की टाइप सारी की सारी देख लो, जस्टिस कभी भी प्रोनाउन नहीं होता। प्रोनाउन होते हैं वो जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जस्टिस की जगह जस्टिस इस्तेमाल करके कैसे प्रोनाउन हो सकता है।
अगर चलो प्रोनाउन की आप कोई कैटेगरी निकाल के ले आओ। अच्छा, उसके बाद हाँ, ही हैव हैड। अब मैं यहां पर फिर एक छोटी सी, अब जितना मैं बता सकता हूं, ही हैव हैड। ये देखें यहां पर हैव जो हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैव जो है एक मेन वर्ब भी होती है। हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैव जो है एक मेन वर्ब भी होती है। हैव जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैव आपकी मेन वर्ब भी होती है। जब हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होती है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। ओ, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव और हैड। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैव और थर्ड फॉर्म होती है हैड। हैव हैड। और जब ये मेन तौर पर यूज होती है तो इसकी फॉर्म होती है हैव हैड हैड। इसकी तीन फॉर्म्स कौन सी होती हैं? हैव हैड। ठीक है जी। मेन वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होती है तो यहां पर ये जो पहली वर्ब यूज हुई है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और जो सेकंड वर्ब यूज हुई है ही हैव हैड। ठीक है जी। तो ये जो हैड यूज हुआ है ये वर्ब की हैव जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज हुई है। ठीक है जी। ही हैव हैड सो मच ट्रबल। ठीक है जी। यहां पर भी बड़े ट्रिकी ऑप्शन थे। सो मच ट्रबल दैट ही पार्क्ड हिज कार, यानी उसको कार चलाते हुए बहुत ज्यादा मसाइल हुए जिसकी वजह से जस्टिस नाउन होता है भाई, कंफर्म है जस्टिस प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता प्रोनाउन। इसके साथ ये प्लूरल क्यों आ रहा है? ही सिंगुलर नाउन। फिर यहाँ पर दे होगा, दे हैव हैड, ये गलती ही की गलती है वाकई। ही यहाँ पर इसने गलत लगाया हुआ है, ये लिखा गलत गया है, ये यानी राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर दे हैव हैड सो मच ट्रबल, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है जी। दे हैव हैड सो मच ट्रबल दैट ही पार्क्ड कार इन गैराज। ठीक है जी। यानी सो मच और दैट का कॉम्बिनेशन था ये। ठीक है जी। सो मच और दैट का कॉम्बिनेशन था ये जो यहां पर यूज हुआ। अच्छा, द सॉलिसिटर रोट अ लेटर टू अनीब, अनीब था यहां पर, एंड आई। एक सेकंड टाइम के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ही इज बेटर देन आई और मी। ही इज बेटर देन आई और मी। अब यहां पर ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखें यहां पर देन हम कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो, हम कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो। हमारे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं वो करते हैं ब्रिटिश ग्रामर को फॉलो करते हैं। और ब्रिटिश ग्रामर में ये जो देन है, इस देन को एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है। इस देन को एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है। और कंजंक्शन बेसिकली क्या करती है? कंजंक्शन बेसिकली दो फिक्रों को जोड़ने के काम आती है। कंजंक्शन बेसिकली दो फिक्रों को जोड़ने के तौर पर काम आती है। यानी दो फिक्रे यहां पर क्या है, अब वो लिखा नहीं उसने, लेकिन उसका बात करने का मकसद वही है। ही इज बेटर देन आई, मी नहीं आएगा क्योंकि देन क्या है, देन बेसिकली आपकी कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद आपका सब्जेक्टिव केस है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आएगा। तो राइट वन क्या होगा? ही इज बेटर देन आई। ही इज बेटर देन मी नहीं होगा, ही इज बेटर देन आई होगा क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश है ये। तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप कैसे यूज करते हो? देन को एज ए कंजंक्शन लेते हो, ही इज बेटर देन आई। यानी वो कह रहा है वो मेरे जो है ना मेरे से ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर आई यूज करते हो। और अमेरिकन इंग्लिश में अगर होता तो फिर हम क्या करते हैं, ही इज बेटर देन मी, ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते थे। यहाँ पर आपको प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। ये प्रोनाउन का एरर आया हुआ था और इसका दूसरा जो एरर था वो अस का एरर था। ठीक है जी। ये चीजें एक मिनट में समझ नहीं आ सकती, पूरा एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें हैव रिजाइंड और हैव फिनिश्ड। हैव के साथ अगर इधर पास्ट परफेक्ट है
तो क्योंकि एंड आ गया था दरमियान में, कंडीशनल सेंटेंस नहीं बन रहा था, कंडीशनल सेंटेंस नहीं बन रहा था, एंड आ गया था। और एंड बेसिकली आपकी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं, इनको याद रखने का फॉर्मूला होता है फैन बॉयज। एफ से बन गया फॉर, ए से बन गया एंड, एन से बन गया नॉर, बी से बन गया बट, और जो है ओ से बन गया और टी से बन गया टिल, और उसके बाद फैन, वाई से बन गया येट, येट बन गया, और एस से बन गया आपका सो। तो ये फैन बॉयज जो हैं आपके वो हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, दो ये कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो अकेले में अपना मतलब जो है वो दे सके, ठीक है जी। जैसे जो है आई एम अ टीचर, तो ये एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए ये अब थोड़ा सा मुझे पता है मैं बड़ी जो है अब ये करनी पड़ेगी क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो पूरे पूरे 10-10 लेक्चर बन सकते हैं। तो देयर आर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है जी, देयर आर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो ये ट्रिकी थे। अब ऑप्शन जहन में नहीं है अगर किसी के हो। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर कर सकते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ये भी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, इसको कंपेयर करना है। आप जो है आई के साथ कंपेयर करोगे, ना कि मी के साथ कंपेयर करोगे। ये भी एक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आपको देन और कंजंक्शन यूज करते हैं, और कंजंक्शन बेसिकली क्या करती है, दो फिक्रों को जोड़ती है, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो देयर आर सीरीज ऑफ क्वेश्चन, तो ये जी 16 क्वेश्चन थे। तो अब बात क्या आई, 13 रह गया। समझ अब नहीं आ रही, तो ये मैं बता रहा हूं, ये 10-10 लेक्चर के हैं टॉपिक्स। ये समझ कैसे ठीक आ सकती है, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल के ऊपर जो है कम से कम 2 लेक्चर होने चाहिए, और 2-2 घंटे के आर्टिकल के ऊपर, ठीक है जी। और इसी तरीके से कंजंक्शन जो है, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस की टाइप्स जो हैं, और ये सारी चीजें पूरी इंग्लिश के एक पेपर के अंदर ये ऐसे ही बताए जा सकते हैं। अब इनको मैं डिटेल में बताना शुरू कर दूं तो जो है 15-20 घंटे लग सकते हैं, ठीक है जी, 15-20 घंटे लग सकते हैं, इससे भी ज्यादा शायद है। हाँ, 10-15-20 लेक्चर बनेंगे, तो ये थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके कवर होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ गया उर्दू। उर्दू जी, उर्दू भी थोड़ा बहुत छेड़खानी हुई थी। अच्छा, ये एक सीट का पेपर था, आप इतने ज्यादा परेशान ना हो। इंशाल्लाह जो दूसरी सीट का पेपर है, चलो अच्छा उर्दू जल्दी से पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नावल अब्दुल्ला हुसैन का है, ये तो पहला था। अच्छा, शेर में तारीखी इशारा, तारीखी इशारे को तलमीह कहते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो मोमिन खान मोमिन का शेर है। आजाद नज़म के बानी कौन है जी, क्योंकि ऑप्शन में अब कहते हैं जी इस्माइल मरीठी, ऑप्शन में तो नहीं थे। फिर डी के साथ चले जाओ, नन ऑफ दीज। हाली था ऑप्शन में, नज़म के साथ अगर हाली को जोड़ सकते हो तो जोड़ लो, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, उसके बाद मुजल्ला फनून किसने जारी किया, तो नदीम अहमद कासमी। अगेन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मिर्जा गालिब के उर्दू के दीवान की कितनी जल्दें हैं, नून मीम राशिद भी नहीं था अभी ऑप्शन में, नून मीम राशिद भी नहीं था, नून मीम राशिद भी नहीं था ऑप्शन में। नन ऑफ दीज, फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मिर्जा गालिब के उर्दू के दीवान की कितनी जिल्दें थी, ये अब कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 3 कह रहे हैं, ठीक है जी। कुछ मिल रहा नहीं है ये सवाल, अगर किसी को कंफर्म है ये सवाल, कंफर्म बताए। सी है, हाँ। अच्छा, बांगे दरा की कितनी जो है अदवार हैं, तो इसके बारे में भी 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ठीक है जी। तो ये 2 सवाल जो हैं ये आप
एक बांगे दरा वाला और मीर गालिब के उर्दू दीवान, ये दोनों का अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा। तेल देखो और तेल की धार देखो, ये एक ज़रबुल मिसल है। उमराव जान अदा किसने लिखा? उमराव जान अदा ने कौन सा नावल लिखा? ये था उमराव जान अदा जो नावल है वो किसने लिखा? मिर्जा हादी रसवा, ये भी नन ऑफ दीस था, ये भी नन ऑफ दीस था जी। आखिरी शब के हम सफर, ये जी एक रोमानवी नावल है और ये जो है कुरतुल ऐन हैदर ने लिखा है जी, कुरतुल ऐन हैदर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत किसके घर हुई? तो हजरत अबू तालिब। पहला इस्लामी परचम किसने उठाया? हजरत हमजा। तो अंजील किस नबी पर उतरी? हजरत ईसा। हरकल रूम के पास कौन से कासिद बनकर गए? तो ये जो है ना, एक मुझे आया हुआ है, एक मुझे आया हुआ है कि जी अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा भी विकिपीडिया पे आ रहा है, लेकिन एक जो है कह रहे हैं दाहिया बिन कल्बी। दाहिया बिन कल्बी आए हुए थे ऑप्शन में, दाहिया बिन कल्बी, दाहिया बिन कल्बी आए हुए थे ऑप्शन में। अब ये अगर कोई कंफर्म कर सकता है, दाहिया बिन कल्बी, दाहिया बिन कल्बी, दाहिया बिन कल्बी कह रहे हैं सब। ठीक हो गया। हजरत अली की वालदा का नाम फातिमा बिन्त असद। उतबा को गज़वा बदर में किसने कत्ल किया? तो आइन से उतबा, आइन से अली। हजरत अली जो है करमुल्ला वजह, तो इन्होंने जो है कत्ल किया था। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद मौता किसके साथ? मौता इमाम मालिक की है। किस गज़वा में? हमरुल असद में हजूर। तो गज़वा ओहद में जो है मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ था और हजूर के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए थे। तो उसके बाद कुफार जो है आपके पीछे फिर हमला करने के लिए तैयार थे और आपको आपका जो जमात थी उसको जड़ से काटने के दर पे थे। तो हजूर ने 3 दिन के लिए हमराउल असद में क़याम करके अपना और जो है ना सबको दिफा किया। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये हो गया एवरीडे साइंस। तो अगेन टू स्टॉप क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये होमोस्टैट जो है वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं? अगेन ये नहीं मिला। इसका स्टार्च भी आ रहा था, स्टार्च भी आ रहा था और जो है डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे थे। स्टार्च कह रहे हैं सब लोग, तो इसके अभी कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, ह्यूमिडिटी आया हुआ था, इलेक्ट्रो वाटर वेपर इन एयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया हुआ था, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, तो गामा रेज। ठीक है जी। आइसोटॉप्स, सेम नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फर्स्ट स्टेप इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो ये डिस्टिलेशन होता है। ठीक है जी। फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक, तो ये इसके लिए क्या यूज होता है? एसिड कह रहे हैं, बेसिस कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या है जी इसका। अच्छा जी, परफ्यूम बेसिक एलिमेंट, तो परफ्यूम का बेसिक एलिमेंट क्या होता है जी? बेंजीन और वाटर। बेंजीन और वाटर जो है वो हर परफ्यूम में आपको मिलेगा। ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार मेजर्ड इन लाइट ईयर, तो ये जी आपका पेपर था। ये आपका पेपर था। आई होप आपको समझ आया होगा और पैटर्न के हवाले से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह कल भी हम थोड़ा सा देखेंगे चीजों को। अल्कोहल यूज होता है, अल्कोहल तो ऑप्शन में नहीं था। चलो इसको डिस्कस करते हैं, मैं भी डिस्कस करता हूँ, केमिस्ट्री वाले भी हैं और फिजिक्स वाले भी हैं, डिस्कस करते हैं इसको अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ओके। फिर आज हमने पेपर डिस्कस करना था वो कर लिया, आपको पैटर्न के हवाले से बताना था बता दिया। कल इंशाल्लाह दूसरा पेपर डिस्कस करके थोड़ी सी बातें और कर लेंगे। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह करवाते हैं, सब कुछ करवाएंगे, तरतीब से चलेंगे, बेफिक्र रहें।